हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे सवालों के बारे में जो कि अक्सर हमने देखा है कि सीटेट में बार बार हर साल पूछे जाते हैं। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो कि हमारे लिए पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इन्हीं सवालों के थ्रू आपके काफ़ी सारे मिसकंसेप्शंस है जो कि आपके क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहला सवाल, सबसे उपयुक्त विकल्प में से चुनकर आपको प्रश्नों का उत्तर देना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है। सबसे पहले है औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा और अनुकरण प्रारंभ कल्पनापरक खेल। ये है जो हमने बात करी थी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की, जो कि पियाजे ने दी थी। लेकिन जो इसके साथ हमारे मिलान करने वाले जो साथ के ऑप्शंस दिए हैं स्टिमुलेशन के बारे में, इमेजिनेटिव प्ले जो कल्पनात्मक खेल है। अब जो बच्चा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में पहुंच चुका है, जो कि अपने मेंटल एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर सकता है, तो वो इमेजिनेटिव प्ले और स्टिमुलेशन सेंस ऑर्गन्स वाली चीज ये इस लेवल की नहीं है। ये सेंस ऑर्गन्स की और इमेजिनेटिव प्ले ये हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज की बात हो रही है, तो ये तो हमारा जोड़ा गलत है। दूसरा है शैशवावस्था या फिर तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम। यह है इन्फेंसी, जब बच्चा बहुत ही छोटा होता है, जब वो पैदा होता है तब से लेके 2 साल तक, तो इन 2 सालों की बात हुई है। और इसके साथ हमने मिलान के लिए दूसरी चीज हमें साथ में दी है कि बच्चा अपने लॉजिक को इस्तेमाल कर सकता है, अपने दिमाग से लॉजिकली वो सोच सकता है। तो ये तो बिल्कुल गलत है। एक छोटा बच्चा अपना अभी लॉजिकली थिंकिंग नहीं कर सकता है, वो अभी अपने आसपास की चीजों को एक्सप्लोर करता है अपने सेंस ऑर्गन से इस वाले स्टेज में। नेक्स्ट इज सी ऑप्शन, पूर्व संक्रियात्मक बच्चा और निगमनात्मक विचार। यह है प्री ऑपरेशनल चाइल्ड। प्री ऑपरेशनल होती है जो हमारी 2 से लेके 7-8 साल तक की जो एज है। तो इस एज में जो बच्चा है वो अपने कॉर्पोरल आइडियाज मीन्स हमारी बॉडी से रिलेटेड, कॉर्पोरल हमारी ह्यूमन बॉडी को हम कॉर्पोरल बोलते हैं। जो आपने वर्ड भी सुना हो, कॉर्पोरल पनिशमेंट मीन्स ह्यूमन बॉडी को जो पनिश करना, कि हमारे फिजिकली हमारी बॉडी को पेन देना और पनिश करना। तो सेम वही कॉर्पोरल आइडियाज मीन्स हमारी ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड आइडियाज। तो ह्यूमन बॉडी से बच्चा एक्सप्लोर करता है जब वो छोटा होता है। प्री ऑपरेटिव स्टेज में बच्चा आके अपनी सोसाइटी के साथ, अपने आसपास के लोगों के साथ, इन्वायरमेंट के साथ एक्ट करता है। तो ये भी हमारा जोड़ा गलत है। आखिरी है मूर्त संक्रियात्मक बच्चा और संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य। यह है टेंजिबल ऑपरेटिव चाइल्ड, मतलब जो कि टेंजिबल होता है, जो कि एक्चुअल में चीजें उसके सामने होती है। एक्चुअल में जो बच्चा चीजें देख रहा है, जो चीज बच्चा एक्चुअल में कर रहा है। तो इस एज में बच्चा मेंटेनेबल एंड क्लासिफाइबल, दैट मीन्स इस टाइम पे बच्चा जो है चीजों को जो मेंटेन कर सकता और चीजों के बीच में क्लासिफाई कर सकता है कि 2 अगर हमने लगभग मिलती जुलती चीजें दे दी तो बच्चा उन दोनों के बीच में भी अलग अलग फर्क पहचान सकता है। 2 अलग अलग कार्यों के बीच में, 2 अलग अलग चीजों के बीच में वो डिफरेंशिएट कर सकता है। तो हमारा जो आखिरी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है कि जब बच्चा टेंजिबल चीजों के साथ इन्वॉल्व होता है, जब वो फिजिकली अपीयर जो चीजें होती है या जो भी चीजें उसके आसपास है उन चीजों से रिलेटेड, जब हम बच्चों से जब बच्चे इस एज में इससे रिलेटेड कार्य करते हैं तो वो चीजों को मेंटेन कर सकते हैं और क्लासिफाई कर सकते हैं। दूसरा सवाल है, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। ये तो आपको याद ही होगा कि इसका जो है आईक्यू टेस्ट जो हम बोलते हैं, ये है एल्फ्रेड बिनेट। इनका बहुत ही फेमस हमारा एक टेस्ट भी है, आईक्यू टेस्ट है, जिसका नाम है बिनेट साइमन टेस्ट। ये आपने सुना भी होगा इसके बारे में। तो ये एल्फ्रेड बिनेट ने ही इसकी खोज करी थी। इसका सारा क्रेडिट इन्हीं को जाता है। इनको और इनके पार्टनर थे साइमन। तो इन दोनों ने मिलके आईक्यू टेस्ट की शुरुआत करी थी और सबसे पहले तो शुरुआत इन्होंने ही करी थी। नेक्स्ट इज तीसरा सवाल, प्रवाह, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन डैश से जुड़े तत्व हैं कि ये जो नीचे 4 ऑप्शन है इनमें से किस चीज से जुड़े हुए। सबसे पहला है प्रतिभा। प्रतिभा मीन्स हमारी ब्रिलियंस, हमारा मेंटली और जो हम जिस भी चीज में बहुत अच्छा प्रेजेंट करते हैं, ये उससे रिलेटेड नहीं है। क्योंकि अभी हम बात करें फ्लुएंसी की, इंटरप्रिटेशन, ओरिजिनलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी की, मतलब हमारे ये सब मेंटल और हमारी थिंकिंग से रिलेटेड चीजों की हम बात करें। और ब्रिलियंस हमारा
इससे रिलेट नहीं करता। दूसरा है गुण, गुण भी हमारी थिंकिंग के बारे में नहीं बताता है। अपसारी चिंतन मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग, मतलब अलग अलग चीजों पे एक साथ वर्कआउट करना और चीजों को कॉन्क्रीट वे में सोचना। तो फ्लुएंसी, इंटरप्रिटेशन, जो व्याख्या, मौलिकता, लचीलापन, ये सारी चीजें हमारी डाइवर्जेंट थिंकिंग का ही पार्ट है, हमारी अपसारी चिंतन का ही इससे जुड़े हुए तत्व हैं। और आखिरी था एक्सेलरेशन या त्वरण, ये भी उससे नहीं मेल खाता। तो इसका सही ऑप्शन है सी, अपसारी चिंतन। चौथा सवाल, मानव विकास डैश है। अब मानव विकास कैसा है? मात्रात्मक मतलब क्वांटिटेटिव, गुणात्मक क्वालिटेटिव, कुछ सीमा तक अमापनीय कि कुछ चीजें उसमें हम माप नहीं कर सकते, कुछ चीजों को हम नहीं कंट्रोल कर सकते, मेजर नहीं कर सकते, या फिर मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों। ये अगर आपने हमारी सबसे पहली वीडियो देखी होगी हमारे चैनल की, तो उसमें हमने इसके बारे में काफी डिटेल में भी बात करी है कि जो हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट है, जो हमारी इंसान की, मानव की जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है, ये हमारी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों होती है। तो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही है। इसका सही आंसर है डी पार्ट। पांचवा सवाल, वाइगोट्स्की के अनुसार बच्चे कैसे माहौल में ज्यादा जल्दी सीखते हैं? सबसे पहला है परिपक्व होना, जब बच्चा जो है अपने विथ टाइम जब वो मैच्योर हो जाता है उसके बाद वो अपने आप ही चीजें सीखने लग जाता है। तो ये गलत है, क्योंकि जो एक छोटा बच्चा है जो कि मैच्योर नहीं हुआ है, हर एक स्किल को लर्न करने के लिए हमारा एक मैच्योरिटी लेवल होता है कि एक लेवल पे हम पहुंचते हैं, उसके बाद ही हम उस स्किल को जो है बहुत बेटर वे में सीखते। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो मैच्योरिटी तक पहुंचने तक हम कुछ भी नहीं सीखते, बल्कि शुरू से ही हम धीरे धीरे सीखते हैं। मैच्योरिटी के बाद हम उस चीज में परफेक्शन आ जाता है हमारे उस चीज को कार्य करने में। तो पहला ऑप्शन तो नहीं है। दूसरा है अनुकरण से, अनुकरण मतलब कि किसी और की नकल उतारना। तो ये भी हमारा गलत है कि नकल उतार के बच्चा नहीं, हर चीज बच्चा नकल उतार के नहीं सीखता। कुछ चीजें हैं जो कि बच्चा नकल उतार के सीखता है, बट वो भी एक लिमिटेड टाइम के लिए ही वो चीजें बच्चों के साथ रहती है। तीसरा है वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। इस चीज के बारे में वाइगोट्स्की ने सबसे ज्यादा ध्यान दिया था। वाइगोट्स्की की थ्योरी थी सोशल इंटरेक्शन की, कि बच्चा अपने आसपास अपने सोशली इंटरेक्ट करता है, अपने आसपास के लोगों के साथ उसका जो मेलजोल रहता है, उनके साथ जो कार्य करता है, उनके साथ खेलता कूदता है, उस चीज से बच्चा सीखता है। तो इसका सही ऑप्शन है सी, इंटरेक्शन विद एडल्ट्स या फिर वयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। जब वो अपने साथ अपने एडल्ट से, बड़े लोगों से, आसपास के लोगों के साथ वो खेलता है, उनके साथ वो बातचीत करता है, तो उससे बच्चा सीखता है। उनको कार्य करते हुए देखता है तो देख देख के ही बच्चा सीखने लग जाता है। जिस तरह से उनका बिहेवियर होता है उस चीज को बच्चा ऑब्जर्व करता है, उनके साथ इंटरेक्ट करता है, तब वो चीजें सीखता है। और जबकि डी ऑप्शन था इसका, पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, जबकि उसे रीइंफोर्स किया। जब भी किसी भी बच्चे को रीइंफोर्स किया, हमेशा नहीं होता कि रीइंफोर्समेंट से बच्चा नई चीजें सीखता है, काफी केसेस में होता है। बट वाइगोट्स्की ने जो है फोकस इस चीज पे नहीं किया था। वाइगोट्स्की ने सिर्फ सोसाइटी से और हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीजों पर ही फोकस किया था। तो बच्चा सीखता इन चारों तरीकों से है, लेकिन वाइगोट्स्की के अनुसार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा आसपास के लोगों के साथ परस्पर क्रियाओं से। सी ऑप्शन। निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? कि कौन सी चीज हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है? इमोशनल मीन्स हम जो इमोशनली जो फील करते हैं, भावात्मक चीजों से रिलेटेड है। सबसे पहले याद करना। याद करना तो बिल्कुल हमारे दिमाग से है, इस चीज का हमारे भाव से कोई कनेक्शन ही नहीं है। दूसरा है गतिक प्रक्रमण, ये है डायनेमिक प्रोसेसिंग, ये भी हमारे माइंड से ही रिलेटेड है। फिर है विचार करना मतलब सोचना, सोचने में हमारे भाव का इतना कोई ज्यादा संबंध नहीं है। और आखिरी है समानुभूत देना। समानुभूत देना मतलब एम्पैथी की, कोई दूसरा इंसान है उसके साथ अगर कुछ भी हो रहा है तो उस सिचुएशन को अपने पे अप्लाई करना। कि अगर सामने किसी बच्चे का खिलौना टूट गया है तो वो ही चीज बच्चा भी फील कर दे कि अगर मेरा खिलौना टूटा होता तो मुझे कैसा फील होता। तो खुद को उस बच्चे की जगह रखकर जब बच्चा सोचता है उसके बारे में, तो वो है हमारा एम्पैथी, हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस का एक पार्ट है।
एम्पैथी हमारी स्किल है जो कि इमोशनल इंटेलिजेंस को अफेक्ट करती है। इसका आंसर है डी पार्ट। अगला है सबसे उपयुक्त विकल्प चुनकर प्रश्न का उत्तर देना है। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन डैश काल है। जो हम कहते हैं कि भाषा के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है हमारा बचपन, कि बचपन में जो भी हमारी भाषा के बारे में जो भी सीखते हैं वो बहुत ही जल्दी से हम जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, वो भाषा को बहुत जल्दी सीख लेते हैं एज कम्पेयर टू जब बच्चे कुछ बड़े हो जाते हैं, उसके बाद बच्चों के लिए भाषा को सीखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है एज बचपन के कंपैरिजन में। अब जो ये जो काल है, वो जो समय है, इस समय को हम क्या कह सकते हैं? ये समय बहुत महत्वपूर्ण है या अति संवेदनशील है या निरपेक्ष है या फिर कम महत्वपूर्ण है? तो देखिए, कम महत्वपूर्ण तो हम कह ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो बहुत ही ज्यादा जरूरी समय है कि अगर भाषा इस टाइम पे अगर बच्चे ने सीख ली तो बच्चे के लिए बहुत ज्यादा फायदा रहता है। एक तो कम समय में वो ज्यादा से ज्यादा चीजें सीखता है, उनकी माइंड की ग्रोथ बहुत बेटर होती है, उनकी वोकेबुलरी बहुत जल्दी इंक्रीज होती है। निरपेक्ष, ये एब्सोल्यूट है, ये भी एक गलत है कि सिर्फ इसी टाइम पे होगी और बाकी टाइम पे नहीं होगी, ये भी एक गलत है। इम्पोर्टेंट, हाँ इम्पोर्टेंट है, बट अभी अगर आप ऑप्शंस में देखें कि हमारे पास एक और ऑप्शन है अति संवेदनशील। अब महत्वपूर्ण और अति संवेदनशील, इन दोनों में से कौन सा सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट है? वो है अति संवेदनशील। महत्वपूर्ण तो है ही, लेकिन अगर हमारे पास दूसरा ऑप्शन, उससे बेटर ऑप्शन है अति संवेदनशील, जिसका मतलब की होता है कि बच्चा जो है बहुत बेटर वे में मतलब इस एज में बच्चे की जो है ना ग्रहण शक्ति बहुत ज्यादा तेज होती है। अति संवेदनशीलता में यही सब आता है कि बच्चा इस एज में जो भाषा विकास के लिए जो प्रारंभिक बचपन है, इस समय बच्चे के जो बहुत ज्यादा उत्साहित होकर वो भाषा सीखता है और ग्रहणशीलता उसकी बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए हम इसका सही ऑप्शन मार्क करेंगे बी। अगला है गणित में अधिगम निर्योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा किया जा सकता है? देखिए, अब मैथ्स में अगर लर्निंग डिसेबिलिटी है तो मुझे कैसे हमें पता चलेगा कि बच्चे को कौन सी चीज में परेशानी हो रही है? मैथ्स में हमारे बहुत सारी अलग अलग चीजें होती हैं, किस चीज पर बच्चा प्रॉब्लम करे, कि बच्चा मेंटली कैलकुलेशन में प्रॉब्लम कर रहा है या बच्चा कॉन्क्रीटली उस चीज को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा, उस चीज के रिलेट नहीं कर पा रहा, या फिर बच्चा नंबर्स को एक सीक्वेंस में समझ नहीं पा रहा है, नंबर्स के बीच का रिलेशन नहीं सीख पा रहा है, या जो में मैथ्स के ऑपरेशंस होते प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, उसमें बच्चे को परेशानी है। तो किस चीज में बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है, लर्निंग डिसेबिलिटी किस फील्ड में है, किस वजह से है, उसके लिए हमें अब कौन सा टेस्ट करेंगे? सबसे पहले एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट तो नहीं होता, क्योंकि एप्टीट्यूड होता है ये चेक करने के लिए कि जैसे मैथ्स के बारे में अगर हम एप्टीट्यूड टेस्ट लेंगे तो हम उससे सिर्फ यही जान पाएंगे कि बच्चे को जो है मैथ्स करना आता है या नहीं, उसको परेशानी हो रही है या नहीं, वो अगर आते हुए गलती कर रहा है या उसे करना ही नहीं आता, इस चीज के बीच में हमें नहीं पता चलेगा कि वो जानबूझ के ऐसा कर रहा है या उसको ये चीज समझ में ही नहीं है। एप्टीट्यूड में सिर्फ ये पता चलेगा कि वो कर सकता है या नहीं। तो एप्टीट्यूड तो डिसेबिलिटी को जज करने के लिए बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक होता है कि जब हम किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया के बारे में, उस स्पेसिफिक वीकनेस या स्पेसिफिक स्ट्रेंथ के बारे में जब हम टेस्ट करते हैं, तो डायग्नोस्टिक टेस्ट ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। बाकी ऑप्शंस भी अगर हम देख लेते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग होता है सिर्फ चेक करने के लिए कि ये प्रॉब्लम है या नहीं। हम वो तो ऑब्जर्व करके बच्चे को फिजिकली बच्चे को ऑब्जर्व करें कि जब बच्चा मैथ्स के क्वेश्चंस कर रहा है उस टाइम पे ऑब्जर्व करके हम ये पता कर सकते हैं कि उसको मैथ्स करने में प्रॉब्लम आ रही है या नहीं, लेकिन उससे हम ये कंफर्म नहीं कर सकते कि वो डिसेबिलिटी के फॉर्म में है या नहीं। तो डिसेबिलिटी है या नहीं वो चेक करने के लिए हमें डायग्नोस्टिक टेस्ट ही करना पड़ेगा। और अचीवमेंट टेस्ट है, ये तब होता है जब बच्चा कोई एक स्किल सीख लेता है, उस स्किल को उसने कितने बेटर फॉर्म में सीखी है, कि वो बच्चे ने बहुत अच्छे से वो उस चीज पे उसकी पकड़ मजबूत हो गई है नहीं, उस चीज के लिए होता है कि वो उपलब्धि परीक्षण इसलिए हम किया जाता है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन है डायग्नोस्टिक टेस्ट, जिसमें कि हम उसकी स्पेसिफिक एरिया जिसमें कि बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है उस चीज को हम आइडेंटिफाई करते हैं। अगला है शब्दों में अक्षरों के अनुक्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर दृश्य स्मृति का नुकसान डैश से संबंधित होता है। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो उसमें हमने जब लर्निंग डिसेबिलिटीज की बात करी थी तो
इस सवाल के बारे में भी हमने काफी कुछ जाना था कि जब एक बच्चे को शब्दों को क्रम से पढ़ने में परेशानी होती है, जैसे कि अगर लिखा हुआ है SAW सौ, लेकिन बच्चा उसे पढ़ रहा है WAS वॉज, उसने बच्चे ने उल्टा कर दिया, वो सही क्रम से नहीं पढ़ रहा। अगर हमने लिखा है BAT लेकिन बच्चा उसको पढ़ रहा है TAB, बच्चा उस शब्दों को आगे पीछे कर दे रहा है, या फिर विजुअल मेमोरी में उसका काफी लॉस हुआ है, जैसे कि वो P और B में कंफ्यूज हो गया है, Q और P में कंफ्यूज, अलग अलग शब्दों के आपस में कंफ्यूज जब रहता है बच्चा, क्योंकि उसकी विजुअल मेमोरी इतनी स्ट्रांग नहीं है, वो क्लासीफाई नहीं कर सकता दो अलग अलग सिमिलर दिखने वाली दो अलग अलग चीजों के बीच में उसे क्लासीफाई करने में परेशानी महसूस होती है। तो ये होता है हमारा डिसलेक्सिया में, जब बच्चा चीजों को पढ़ने में, उसको ढंग से समझने में परेशानी बच्चा महसूस करता है। इसके बारे में अगर आप डिटेल में चाहते हो तो आप हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में। 10वां सवाल, ध्वनि संबंधित जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता में संबंधित है। अब हम ध्वनि की बात कर रहे हैं, तो हम सबसे नीचे वाले ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं, व्याकरण के नियमों में दक्ष होना। हम ध्वनि की बात करें, ध्वनि में व्याकरण का कोई मेल ही नहीं है। ध्वनि और व्याकरण बहुत ही अलग अलग चीज है। ध्वनियों से मिलकर शब्द बनते हैं, शब्दों से वाक्य बनते हैं। जब वाक्यों की बात करें तब आता है व्याकरण। हम अभी ध्वनि में व्याकरण की बात बिल्कुल भी नहीं करते। हमारा तीसरा ऑप्शन था जानना, समझना व लिखना। ध्वनि से हम कुछ भी जान, समझ और लिखने से रिलेटेड हमारा कुछ भी नहीं है, कि लिखना हम ध्वनि से कोई रिलेट ही नहीं कर सकते। दूसरा ऑप्शन था सही सही व धारा प्रवाह बोलना। ध्वनि है हमारे सुनने के बारे में, कि हम उस चीज को ढंग से सुन रहे हैं, उस चीज का हम मतलब सही निकाल रहे हैं, उस चीज को हम समझना, जो भी ध्वनि है उस चीज को हम समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये हमारा बोलने से भी इसका कोई लेना देना नहीं है, बोलना भी हमारा गलत है। धारा प्रवाह बोलना ये एक गलत ऑप्शन हो जाएगा। और पहला ऑप्शन है ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेर फेर करना। ये हमारा बिल्कुल सही होगा, कि जो भी ध्वनि है, ध्वनि के बारे में हम सोचते हैं, उस ध्वनि का हम हेर फेर करके उस चीज को समझते हैं, उस चीज को अपने दिमाग से हम उस चीज के बारे में और ज्यादा एक्सप्लोर करते हैं। तो ध्वनि संबंधित जागरूकता जो है वो हमारी ध्वनि संरचना में ही से ही संबंधित है। तो इसका सही ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन। अगला है सबसे उपयुक्त विकल्प चुनकर सही बताना है हमें। जब शिक्षार्थियों के समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तो उसके सीखने का वक्त, अच्छा, जब बच्चों को हम ग्रुप में कोई भी काम करवाते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे अगर हम बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम देते हैं, बच्चा आपस में ग्रुप में जो उस चीज के बारे में सोच रहा है, बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं उस चीज के बारे में, तो ऐसे में जो बच्चा सीख रहा है, सीखने का जो वक्र जो हम ग्राफ बनाएंगे, तो जो लर्निंग कर्व है वो स्थिर रहेगा, जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा, या वो अनवरत होगा, जैसे मतलब कि वो पहले से और भी कम हो जाएगा, कि उसकी जो लर्निंग है पहले से भी कम होगी। तीसरा है समान रहता है, कि वो बिल्कुल सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। या फिर चौथा है बेहतर होना। तो आपने अगर लर्निंग थ्योरीज पढ़ी होगी काफी सारी, तो उनमें काफी लोग हैं जिन्होंने हमें ये बताया है कि बच्चा सबसे बेटर तब सीखता है जब वो आसपास के एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है, आसपास में और बच्चों के साथ जब वो इंटरेक्ट करेगा, सेम प्रॉब्लम वो जब और बच्चों के साथ डिस्कस करेगा, तो और बच्चे जो उसका रिस्पॉन्स देंगे, उस चीज से बच्चा जब डिस्कशन के थ्रू उन चीजों को और बेटर वे में एनालाइज करेगा और उसकी लर्निंग बेटर होगी। तो इसका सही आंसर होगा आखिरी ऑप्शन, बेहतर होना, कि उसकी जो लर्निंग होगी, जो उसका सीखने का वक्र है वो उसका बेहतर होगा पहले से। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान कराता है। फिर से हम बात करें लर्निंग डिसेबिलिटी की, कि जब बच्चा जो है इनमें से कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिसमें कि हम बच्चे का बता सकते हैं कि उसे कोई लर्निंग डिसेबिलिटी फेस कर रहा है बच्चा। सबसे पहला है अपमानजनक व्यवहार। अगर बच्चा किसी के लिए गलत शब्दों का प्रयोग कर रहा है या उसका बिहेवियर गलत है कि औरों के लिए मिसबिहेव करता है बच्चा, तो इससे हम नहीं बता सकते कि बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी है कि नहीं। ये उसकी एक जनरल वैसी कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है, एंजाइटी के फॉर्म में भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि इसका लर्निंग डिसेबिलिटी से कोई मतलब हो, कोई रिलेशन हो।
दूसरा है बी को डी समझना, वॉस को 100 समझना, 21 को 12 समझना। तो ये जो बच्चे आगे पीछे फेरबदल कर रहे हैं शब्दों का, जो कि अभी हमने पिछले ही कुछ किसी सवाल में हमने पढ़ा था इसके बारे में कि बच्चा उसको सही सीक्वेंस में नहीं पढ़ पाता। तो ये हमारा एक लर्निंग डिसेबिलिटी को दर्शाता है कि अगर बच्चा इस तरह की पढ़ने में बच्चा अगर इस तरह की गलतियां कर रहा है या लिखने में इस तरह की गलती कर रहा है, तो ये दर्शाता है कि बच्चे को कोई लर्निंग डिसेबिलिटी है। तीसरा ऑप्शन था हमारा कम अवधान विस्तार और उच्च शारीरिक वृद्धि। इसका मतलब कि बच्चे का अटेंशन स्पैन बहुत कम है, बच्चा किसी भी चीज में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है, लेकिन उसको जो फिजिकल मूवमेंट्स है उसकी बॉडी की वो बहुत ज्यादा एक्टिव है। वो फिजिकली बच्चा बहुत एक्टिव है, लेकिन उसका अटेंशन बहुत ही कम है, अटेंशन स्पैन। तो ये भी हमारा लर्निंग डिसेबिलिटी को नहीं दर्शाता। हो सकता है लर्निंग डिसेबिलिटी की वजह से ऐसा हो, लेकिन इसकी वजह से लर्निंग डिसेबिलिटी है ये हम नहीं कह सकते। और आखिरी ऑप्शन है हमारे गति मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना, हमारे मूड स्विंग्स होना, कि बच्चे का कुछ टाइम के लिए वो बच्चा अगर ड्राइंग कर रहा है, थोड़ी देर में वो जो उस चीज से बोर हो जाता है और उसका कुछ और करने का मन करता है, फिर वो बहुत जल्दी जल्दी क्रियाएं बदलते रहता है, उसका एक ही तरह की क्रिया में उसका मन नहीं लगता, उसके मूड स्विंग्स होते रहते हैं। तो इसमें से सबसे सही ऑप्शन है हमारा बी ऑप्शन, क्योंकि बाकी तीनों ऑप्शंस में जो हमें बताया गया है कि उससे हमारा लर्निंग डिसेबिलिटी है या नहीं हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। लेकिन बच्चे ने अगर शब्दों को पढ़ने में या लिखने में गलती करी है, उसका क्रम बदल दिया है बच्चे ने, तो ये हमें बताता है, हमें दर्शाता है कि उस बच्चे को जो है अधिगम निर्योग्यता से बच्चा उससे परेशान है या उसे लर्निंग डिसेबिलिटी है। अगला सवाल है बच्चों का सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं, कि बच्चों का जो क्रिएटिव एबिलिटी सबसे ज्यादा बेटर कब होती है, कि बच्चा क्रिएटिवली कब वर्क करता है किसी भी एक्टिविटी में। बच्चा जो है जब स्कूल में होता है, स्कूल में अलग अलग एक्टिविटीज में बच्चा पार्ट लेता है, बच्चों को जो है स्पोर्ट्स कराया जाता है, भागना कूदना खेलना कराया जाता है, बच्चों को ड्राइंग क्राफ्ट आर्ट एंड क्राफ्ट ये सब कराया जाता है, बच्चों को पढ़ाई कराई जाती है और बच्चों को स्टोरीज सुनाई जाती है, अलग अलग चीजें बच्चों को कराई जाती है स्कूल में या कहीं पे भी बच्चा हर वक्त अलग अलग एक्टिविटीज में अलग अलग गतिविधियों में भाग लेता है। अब उसमें सबसे ज्यादा बेटर वे में उसका लर्निंग कब होती है, मोस्ट क्रिएटिवली जब बच्चा उस चीज में इन्वॉल्व होता है वो कब होता है, जब कोई और उसे जब दबाव में जो उसको उस एक्टिविटी में उस गतिविधि में पार्ट लेने के लिए बोलते हैं, या फिर वो बच्चा अपनी रुचि से अपनी मर्जी से उस चीज को करता है, या बच्चे को पुरस्कार का लालच मिलता है कि अगर उसने ये काम किया तो उसे पुरस्कार मिलेगा कुछ, या फिर शिक्षक की डांट से बचने के लिए। तो इसका सबसे सही होगा कि जब बच्चा किसी भी कार्य को अपनी रुचि से करता है, अपने खुद इंटरेस्ट से करता है, तो तभी हम कहते हैं कि बच्चा बहुत ही क्रिएटिवली उस कार्य को कर रहा है। बच्चा करने को बाकी जो 3 ऑप्शन है उन केसेस में भी बच्चा जो उस एक्टिविटी में पार्ट लेगा, लेकिन तब वो एक्टिवली और खुशी से और क्रिएटिवली उस चीज को नहीं करेगा, वो सिर्फ मजबूरी के तौर पे उस कार्य को करेगा। लेकिन उसको सबसे बेस्ट आउटकम उसका तभी मिलेगा जब वो अपनी रुचि से अपनी मर्जी से ही उस कार्य को कर रहा है। ये है हमारा 14वां क्वेश्चन। जब बच्चे एक अवधारण को सीखते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। कि जब भी बच्चा कोई भी चीज सीख रहा हो, तो कोई नई चीज बच्चा सीखता है, तो बच्चा प्रैक्टिस करके जो भी गलतियां होती है वो गलतियां कम से कम करने की कोशिश करता है। कि अगर बच्चे को आपने कोई भी चीज सिखाई है, तो बच्चा पहले शुरू में वो काफी सारी गलतियां करेगा, लेकिन फिर धीरे धीरे जब वो प्रैक्टिस करता रहेगा तो उसकी गलतियां होनी भी कम होती जाएगी। तो जो ये बताया गया है, ये किसने बोला था, ये इस तरह के ये जो स्टेटमेंट दी गई है, ये किसने दी थी ये स्टेटमेंट, कि ये थॉर्नडाइक ने दी थी, पियाजे ने दी थी, वॉटसन ने दी थी, या फिर वाइगोट्स्की। देखो वाइगोट्स्की ने तो जो है सोशल इंटरेक्शन के बारे में बोल रहा था कि वो समाज के साथ बच्चा इंटरेक्ट करता है, अपने आसपास के लोगों के साथ करते हैं। तो ये तो जो है हमारा प्रैक्टिस और एरर वगैरह से रिलेटेड कोई इसका रिलेशन नहीं है। तीसरा ऑप्शन है वॉटसन। वॉटसन ने हमें जो है अलग बताया था कि मतलब वॉटसन ने इस चीज के बारे में जो प्रेफर नहीं किया था, तो वॉटसन का भी हमारा नहीं होगा।
नेक्स्ट है पियाजे। पियाजे ने हमें बताया था सोशल नहीं, बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बताया था। तो ये भी हमारा लर्निंग और एरर्स से रिलेटेड नहीं है। और आखिरी है थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने ही हमें बताया था कि हम प्रैक्टिस के साथ अपने एरर्स को कम कर सकते हैं और हम किसी भी चीज़ में परफेक्शन ला सकते हैं। कोई भी स्किल अगर हम सीख रहे हैं, उस पर जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे, हमारी गलतियां कम से कम होगी और हम परफेक्शन की ओर जाएंगे। तो ये था थॉर्नडाइक का। सही आंसर है इसका ए ऑप्शन, EL थॉर्नडाइक। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह के और सवालों को हम जल्दी आपके साथ और शेयर करेंगे। तब तक के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि हमारे आने वाले जो भी हम वीडियोस बनाए इस तरह के सवालों का, वो जल्द से जल्द आपको नोटिफिकेशन के थ्रू प्राप्त हो जाए। थैंक यू।